अगर आप सोच रहे थे कि खाली ज़मीन बेचने से, केवल लैंड बेचने से उस पे जीएसटी नहीं आएगा, तो आप और मैं हो सकता है कि गलत हों। जी हाँ दोस्तों, गुजरात एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की एक रूलिंग आई है इन केस ऑफ श्री दीपेश अनिल कुमार। इनके केस में उन्होंने एक रूलिंग दी है कि अगर खाली प्लॉट जिसको आपने डेवलप्ड कर लिया है हल्का सा और उसको आप बेच रहे हो तो आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं क्या फैक्ट थे उस पर्टिकुलर रूलिंग्स के, क्यों उनको रूलिंग लेनी पड़ी और क्या एडवांस अथॉरिटी का फाइनल डिसीजन आया। तो दोस्तों दीपेश कुमार जी के पास कुछ ज़मीन पड़ी थी, उस ज़मीन को वो बेचना चाहते थे। अब वहाँ के जो जिला पंचायत थी उससे वहाँ उनको अप्रूवल लेनी थी। अब जिला पंचायत ने उनको मैंडेट किया कि आप ये जो ज़मीन एज ए प्लॉट बेचोगे, प्लॉटिंग करके बेचोगे आप, तो आपको यहाँ पे कुछ बेसिक फैसिलिटी देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसे बेच पाओगे। अब बेसिक फैसिलिटी में क्या क्या होती है दोस्तों जनरली, कि पानी की पाइपलाइन हो, वाटर पाइपलाइन हो, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन हो, टेलीफोन की लाइन हो, इसके साथ साथ वहाँ पे ड्रेनेज हो, सीवरेज लाइन हो और कनेक्शन के लिए सड़क हो। ये कुछ एक चीज़ें वहाँ की जिला पंचायत के अकॉर्डिंगली मैंडेटरी थी। तो दीपेश जी ने वो सारी चीज़ें कराई। उन्होंने वहाँ पे सीवरेज लाइन डलवाई, ड्रेनेज लाइन डलवाई, वाटर लाइन पाइप लाइन डलवाई, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी लाइन डलवाई, टेलीफोन लाइन डलवाई और थोड़ा सा उन्होंने सड़क का भी काम कराया ताकि एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट तक पहुँचने में आसानी हो। और जो भी प्लॉट्स उसकी पूरी कंप्लीट प्लॉटिंग करी और वहाँ पे डिमार्केशन भी किया कि ये प्लॉट 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। अब डिमार्केशन जब प्लॉट का करोगे तो हो सकता है बीच में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो जाए, तो वो सब उन्होंने वहाँ पे करवाया दोस्तों। वो वहाँ की जिला पंचायत के हिसाब से कराना मैंडेटरी भी था। अगर वो ये चीज़ नहीं करवाते तो वो उस पर्टिकुलर एरिया को, उस पर्टिकुलर ज़मीन को, उस पर्टिकुलर लैंड को बेच नहीं सकते थे। तो उन्होंने ये सारे काम करवाए वहाँ पे। अब उनको डाउट हुआ कि क्या मैं जीएसटी के दायरे में आऊँगा या नहीं आऊँगा, तो वो पहुँच गए गुजरात एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास, क्योंकि वो पर्टिकुलर ज़मीन गुजरात एडवांस अथॉरिटी रूलिंग के जुडिक्शन में थी। तो गुजरात एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बोला कि अगर ये केवल और केवल लैंड होती, सिंपल लैंड होती है, तो शेड्यूल 3 की एंट्री 5 से ये बाहर हो जाती जीएसटी से। हम आपसे किसी भी तरीके का कोई जीएसटी नहीं लेते, क्योंकि शेड्यूल 3 बोलता है उन एक्टिविटी के बारे में जो ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस है और ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है। उस शेड्यूल में एक एंट्री है, एंट्री नंबर 5, वो बोलती है सेल ऑफ लैंड इज नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस और नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सेप्ट सर्विस प्रोवाइडेड अंडर शेड्यूल 2 एंट्री 5B। कि शेड्यूल 2 की 5B में एक एंट्री दी हुई है, उसके अलावा अगर आप लैंड सेल कर रहे हो, कोई बिल्डिंग सेल कर रहे हो, तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगी। तो शेड्यूल 3 ने लैंड को बाहर निकाल दिया दोस्तों। शेड्यूल 3 की एंट्री 5 ने सेल ऑफ लैंड को बाहर निकाल दिया जीएसटी के दायरे से। अब बात करते हैं शेड्यूल 2 में एंट्री 5 सब एंट्री B। वो क्या बोलती है? वो बोलती है कि अगर आप कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कोई कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या उससे रिलेटेड कोई सिविल स्ट्रक्चर कर रहे हो, विच यू आर इंटेंडेड टू सेल टू ए बायर, कि किसी बायर को बेचने के इरादे से अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, कोई सिविल स्ट्रक्चर करवा रहे हो, कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, तो वो सर्विस कहलाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगी। शेड्यूल 3 में तो लैंड को बोला कि ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस है ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है। शेड्यूल 2 एंट्री 5B बोलती है अगर आप कोई बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स या कोई सिविल स्ट्रक्चर बना रहे हो, जिस आप क्यों बना रहे हो, आपका इरादा है कि आप किसी बायर को ये बेचोगे विद दैट इंटेंशन, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस मान ली जाएगी। तो सप्लाई ऑफ सर्विस मान लोगे आप, तो अगर कोई चीज़ सप्लाई हो जाती है तो जीएसटी में के दायरे में वो आ जाती है, अनलेस उसको स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट नहीं किया हुआ है। तो कि जब तक आप किसी सर्विस को, अगर कोई सर्विस सप्लाई है, जब तक आप उसको स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट नहीं कर रहे हो किसी नोटिफिकेशन के द्वारा,
तो वो जीएसटी के दायरे में आएगी ही आएगी। तो पहले शेड्यूल 3 ने तो लैंड को बाहर निकाल दिया, उसने तो बोला जीएसटी के दायरे में ही नहीं है ये। शेड्यूल 2 एंट्री 5B ने बोला कि अगर आप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सिविल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो विच यू आर इंटेंडेड टू सेल टू ए बायर, उस केस में वो सप्लाई ऑफ सर्विस मान ली जाएगी। मतलब जीएसटी के दायरे में हम उसको ले आएंगे। एग्जाम नॉन एग्जाम टैक्सेबल वो बात की बात है, हम एक बार तो उसको जीएसटी के दायरे में ले आएंगे। अगर किसी नोटिफिकेशन से हम उसको एग्जाम कर देंगे तो ठीक है, अदरवाइज आपको उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। अब लैंड के लिए उन्होंने क्या बोला, अब एससीसी ने वो जो लैंड थी वो केवल रो लैंड नहीं बेच सकता था, वहाँ की जिला पंचायत के हिसाब से उसको कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ वाली काम उसको करा के देने थे। उसने वो काम कराए, वो बेचने जा रहा था। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बोला कि आप केवल और केवल लैंड नहीं बेच रहे हो। लैंड बेचने का तो मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन लैंड, कि बस उस लैंड, वो जो पर्टिकुलर लैंड है उसमें आपकी जो ऑनरशिप थी उसको ट्रांसफर करो आप, तो वो लैंड ट्रांसफर माना जाएगा, शेड्यूल 3 से बाहर माना जाएगा। बट आप क्या कर रहे हो, आप इस पे ये कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी कर रहे हो, काफ़ी सिविल स्ट्रक्चर कर रहे हो, पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पाइपलाइन दे रहे हो, टेलीफोन पाइपलाइन दे रहे हो, आप ये सारे का आप काम कर रहे हो। तो आप बेसिकली एक डेवलप्ड प्लॉट बेच रहे हो, आप एक लैंड नहीं बेच रहे हो। तो उन्होंने क्या बोला, इस केस में आप शेड्यूल 2 की एंट्री 5B में फंस जाओगे। 5B में आप आ जाओगे और वो क्या बोलती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर इंटेंडेड टू सेल टू ए बायर। तो उन्होंने बोला कि आप जो ये प्लॉटिंग करके बेच रहे हो, इट विल बी ट्रीटेड एज कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स विच आर इंटेंडेड टू सेल टू ए बायर। ये उन्होंने बोला, इसका मतलब आप शेड्यूल 2 की एंट्री 5B में आ जाओगे। क्या किसी प्लॉट को, किसी लैंड को डिमार्केशन करके वहाँ पे वाटर फैसिलिटी देके, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी देके, टेलीफोन फैसिलिटी देके, जो कि बेसिक नेसेसिटी है किसी भी लैंड को बेचने के लिए। आज आप और मैं भी कोई ज़मीन खरीदने जाते हैं तो यही देखते हैं कि भाई वहाँ तक पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन आ रही नहीं आ रही, वहाँ तक बिजली की व्यवस्था है या नहीं है, टेलीफोन की व्यवस्था है या नहीं है, ये हर कोई देखता है। तो क्या ये फैसिलिटी देने मात्र से वो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बन गया? अब कॉम्प्लेक्स की तो डेफिनेशन पूरे एक्ट में दे नहीं रखी। अगर जनरल लेमैन अंडरस्टैंडिंग में हम समझे, कॉम्प्लेक्स जनरली वो होता है कि सेम साइज की बिल्डिंग्स हो, सेम साइज के बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हो, उस केस में जनरली हम कॉम्प्लेक्स का मतलब समझते हैं। यहां उन्होंने कोई कॉम्प्लेक्स का मतलब समझाया नहीं, उन्होंने सिंपल सा ये बोला कि भैया आप ये जो प्लॉटिंग करके बेच रहे हो, आप एक तरह से डेवलप्ड प्लॉट बेच रहे हो, तो वो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स माना जाएगा, आप जीएसटी के दायरे में आ गए। तो आपका क्या इसमें इंटरप्रिटेशन होगा कि क्या ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण है? अगर किसी जमीन को उसको थोड़ा सा डेवलप्ड करके बेचा जा रहा है, भाई अगर बात करते हैं हम बिल्डिंग की, शेड्यूल जो 2 है 5B बोलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सिविल स्ट्रक्चर और एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ। अगर आप कोई बिल्डिंग बेच रहे हो तो ऑब्वियसली उसके साथ लैंड भी जाएगी, वहाँ आप लैंड को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो। तो हम जब बिल्डिंग कोई बेचते हैं तो लैंड की जो कॉस्ट लगी होती है उस बिल्डिंग में इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगी शेड्यूल 2 के हिसाब से। अब जो दिलीप कुमार जी है वो लैंड बेच रहे हैं, वो लैंड बेचने के लिए उनको वहाँ पे पानी की व्यवस्था करनी पड़ी, पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था करनी पड़ी, बिजली की लाइन की व्यवस्था करनी पड़ी, टेलीफोन की लाइन की व्यवस्था करनी पड़ी। क्या उनका इंटेंशन ये था कि उनको वो पाइपलाइन बेचनी है या उन्होंने जो सड़क बनाई थी वो बेचनी है? एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बोला कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इंटेंडेड टू सेल टू ए बायर। तो क्या उनका इंटेंशन ये था कि मैं पाइपलाइन यहाँ पे डालूँ वो बेचूँ, या फिर मैं यहाँ पे पानी की लाइन डालूँ वो बेचूँ, या यहाँ पे सड़क बनाऊँ वो बेचूँ? उनका ये तो इंटेंशन नहीं था। उनका तो सिंपल इंटेंशन था कि मेरे को ये लैंड बेचनी है। अब लैंड बेचने के लिए उनको वो काम कराने पड़े, क्योंकि वो आपकी सरकार की जिला पंचायत के द्वारा मैंडेटरी भी था। अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग बेच रहे हो, तो उसके साथ लैंड जा रही है, तो वहां पे तो बिल्डिंग इंटेंडेड टू सेल टू ए बायर है कि क्योंकि बिल्डिंग ही मुझे बेचनी है, उसके साथ लैंड भी जा रही है। यहां तो मेरा इंटेंशन लैंड बेचना है, उसके साथ मुझे ये फैसिलिटी मेरे को देनी पड़ रही है, तो ये कॉम्प्लेक्स थोड़ी हो जाएगा भाई। तो मुझे लगता है इस केस में गवर्नमेंट को स्टेप इनटू करने की जरूरत है, गवर्नमेंट को इस चीज़ को क्लियर आउट करने की जरूरत है। एक जल्दी ही कोई ना कोई सर्कुलर सरकार को लाना चाहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक आग सी लगने वाली है दोस्तों। जी हाँ, तो मेरे हिसाब से सरकार को जल्दी से इस मैटर पे एक सर्कुलर लाना चाहिए और चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, ताकि
ये चीज़ें आगे जाके लिटिगेशन में ना फंसे, ना सरकार का समय बर्बाद हो, ना गवर्नमेंटल ऑफिसर्स का समय बर्बाद हो, ना ही कंसल्टेंट्स का समय बर्बाद हो, और सबसे बड़ी कड़ी बिजनेसमैन का समय और उनका पैसा बर्बाद नहीं हो, जहां से मेन पैसों का फ्लो शुरू होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।